हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 पोट्री चैप्टर नंबर 6 की आंट जेनिफर्स टाइगर। जी हाँ बच्चों, आंट जेनिफर्स टाइगर ये पोट्री की लास्ट कविता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो मेरे बच्चों, मेरे साथ बन रही है वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आंट जेनिफर टाइगर की पोएम की एक एक वर्ड की मीनिंग। जी हाँ बच्चों, एक एक वर्ड की मीनिंग। और मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। आज मैं इसी वीडियो में आपको पूरे चैप्टर की हिंदी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। आपको बार बार वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ बच्चों, और बहुत ही अच्छी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर। जी हाँ बच्चों, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट का इस कविता का सारांश बताना चाहूंगा। तो मेरे बच्चों, तो चलिए सारांश बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस कविता में जो आंट जेनिफर्स है, इस कविता में एक स्त्री के बारे में, एक महिला के बारे में बताया गया है कि एक महिला की स्थिति यानी दशा शादी के बाद किस प्रकार हो जाती है। जब एक महिला की शादी हो जाती है तो उसकी स्थिति किस प्रकार हो जाती है। तो मेरे बच्चों, आजकल आपने देखा कि जब कोई पति शादी करके लाता है, अपनी पत्नी को एक नौकरानी समझता है, बहुत ज्यादा बदसलूकी करता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। तो मेरे बच्चों, जब ऐसे आदमी फंस जाए तो एक महिला की दशा किस प्रकार होती है, किस प्रकार उसकी लाइफ गुजरती है, इसी चैप्टर के बारे में बताया है। तो मेरे बच्चों, जो आंट जेनिफर्स थी, जो आपका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें जो आंट जेनिफर्स थी वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी मतलब जानते हो, आपने देखा होगा कि जो पहले समय में जो महिलाएं वगैरह करती थी, अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो करती हैं। आपने देखा होगा एक गोल फ्रेम ऐसा होता है, उसमें कपड़ा फंसा देते हैं और ऊन के द्वारा एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसको कढ़ाई की जाती है, उसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और जो आंट जेनिफर्स थी वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, उसमें जो चित्र बना रही थी वो बाघ के चित्र बना रही थी। किसके बना रही थी? बाघ के। तो इसीलिए इसका टाइटल दे दिया गया आंट जेनिफर्स टाइगर। जो मेरे बच्चों, जो आंट जेनिफर्स थी वो उसमें बाघ के यानी चीते यानी कि टाइगर्स के चित्र बना रही थी। जब उसको टाइगर के जो चित्र बना रही थी वो उसमें दौड़ते हुए यानी कि गति करते हुए प्रतीक हो रहे थे, उछल कूद करते हुए प्रतीक हो रहे थे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए देखते हैं। जब उसमें दर्शाया गया कि एक बाघ जो होता है उछल कूद कर रहा है, गति कर रहा है, कि एक बाघ जो किसी से नहीं डरता है, जो कभी किसी से नहीं डरता है, कि वह जंगल में कैसे रहता है, उसकी जिंदगी कैसे होती है, किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होता है, कितना बहादुरी से वह रहता है। बिल्कुल उसी बाघ की तुलना अपनी एक स्त्री से कर दी कि जब एक स्त्री की शादी होती है तो वह शादी के बंधन में फंस के वह कितनी मजबूर हो जाती है, कितनी परेशान हो जाती है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। यदि आदमी टेढ़ा बेड़ा मिल जाए, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं कि ठीक ठाक ना मिले, टेढ़ा बेड़ा मिल जाए, तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, वो उसको नौकरानी समझने लगता है। तो मेरे बच्चों, कि एक स्त्री की दशा और एक जंगल में रहने वाले बाघ की दशा के बारे में तुलना की है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेंजा। तो पहला स्टेंजा क्या है, बहुत ध्यान सुना मेरे बच्चों। पहले स्टेंजा में आंट जेनिफर्स ने टाइगर के बारे में बात की है कि एक टाइगर की स्थिति कैसी होती है। बहुत ध्यान सुनना कि आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर ने आंट जेनिफर्स के बाघ, प्रेंस माने उछल कूद करना, प्रेंस मीन्स होता है PRANCE, प्रेंस मीन्स होता है उछल कूद करना। मेरे बच्चों बैठ जाइए और एक एक मीनिंग नोट करते रहिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा। उछल कूद कर रहे थे, एक्रॉस मीन्स इधर उधर, ए स्क्रीन यानी पर्दे पर यानी कि एम्ब्रॉयडरी पर। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स के बाघ स्क्रीन पर यानी कि एम्ब्रॉयडरी पर
इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। तो आपकी पहली लाइन हो गई, आपको समझ में आई? आई होप आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी लाइन। और मेरे बच्चों दूसरी लाइन पर चलने से पहले इस लाइन को बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि उसमें भाव प्रकट हो रहा है। बस उसको अच्छे समझेंगे तो आप एक बेहतर से चैप्टर समझ पाएंगे। बहुत ध्यान सुनना, ये लाइन बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है, बहुत ध्यान सुनना। ब्राइट माने चमकता हुआ, टोपाज भी होता है पुखराज। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। तो मेरे बच्चों ब्राइट भी चमकता हुआ, टोपाज भी पुखराज, डेनिजेंस भी निवासी है, ऑफ ए वर्ड ऑफ माने का, एक वर्ड माने संसार, यानी एक संसार का, ऑफ ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे। जी हाँ बच्चों, हरे भरे। तो उसकी हिंदी हो गई ब्राइट टोपाज यानी चमकता हुआ पुखराज, डेनिजेंस मीन्स निवासी है, ऑफ ए वर्ड एक संसार का, ऑफ ग्रीन हरे भरे का, यानी कि चमकता हुआ पोखराज हरे भरे संसार का निवासी है। तो मेरे बच्चों अभी आपके मन में ये डाउट्स हो रहा होगा कि सर ये आपने टोपाज लिखा है, ये टोपाज क्या होता है, ये टोपाज क्या है? तो मेरे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि टोपाज क्या। बहुत ध्यान सुनना, टोपाज जो होता है उसको हम पुखराज बोलते हैं। अब पुखराज क्या होता है इसको ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। पुखराज एक क्रिस्टल होता है, जैसे कि डायमंड। आपने डायमंड तो देखा होगा ना, डायमंड यानी हीरा। जैसे कि डायमंड होता है बिल्कुल उसी प्रकार का पुखराज भी एक क्रिस्टल होता है, जो कि बिल्कुल पीले रंग का होता है। जी हाँ बच्चों, जो कि पीले रंग का होता है। जो क्रिस्टल है, जो टोपाज है, टोपाज का मतलब होता है यानी पुखराज क्या होता है? पुखराज एक क्रिस्टल होता है डायमंड की तरह, डायमंड होता है उसी की तरह एक क्रिस्टल होता है, बिल्कुल पीले रंग का होता है। और पुखराज भी पीला होता है। और बाघ कैसा होता है मेरे बच्चों? बाघ भी पीला होता है। तो इसीलिए टोपाज की तुलना बाघ से की गई। और ब्राइट माने चमकता हुआ क्यों कहा गया? क्योंकि जो बाघ के स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप मींस जो धारियां पड़ी होती हैं, धारियां वो चमकती है ना, इसी वजह से, चमकने की वजह से उसको कहा गया ब्राइट टोपाज, यानी चमकता हुआ बाघ। अब इस टोपाज की तुलना हम बाघ से करेंगे और कह देंगे ब्राइट टोपाज चमकता हुआ बाघ, डेनिजेंस निवासी है, ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन हरे भरे संसार का। और मेरे बच्चों देखो, अब इसमें हरे भरे संसार का क्या मतलब है, इसमें समझो हरे भरे संसार का क्या मतलब है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा, ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन हरे भरे संसार का। अब इसमें देखो हरे भरे संसार का क्या मतलब है कि मेरे बच्चों जहां पर बाघ रहता है यानी कि जंगल में, तो जंगल कैसा होता है? जी बच्चों सही सोचा आपने, जंगल कैसा होता है? हरा भरा होता है। तो इसीलिए हरे भरे संसार की तुलना जंगल से की गई, तो इसीलिए कह दिया गया, क्या कहा गया? इसीलिए कहा गया, अब इस लाइन की पूरी हिंदी समझो, इसीलिए कहा गया कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए बर्ड ऑफ ग्रीन। इसको हिंदी में बोल देंगे कि चमकता बाघ जंगल का निवासी है। जी हाँ बच्चों, चमकता हुआ बाघ हरे जंगल का निवासी है। अब देखिए बेटा, अब इस लाइन में क्या जा रहा था, इसका सेंस क्या हो रहा था, अब इसकी हिंदी क्या बन रही है, तो इसी में भाव छुपा हुआ था, आपको समझा दिया गया। अब इस लाइन की हिंदी होगी कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि चमकता हुआ बाघ हरे भरे जंगल का निवासी है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में, दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। दे माने वे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरते हैं? बाघ नहीं डरते हैं। जी बच्चों, बाघ की बात हो रही है यहां पर। वे नहीं डरते हैं। द मेन यानी जो व्यक्ति, बीनीथ माने नीचे, द ट्री जो पेड़ के नीचे होते हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा, अब इसका मतलब क्या है, जंगल में आपने देखा होगा कि जो जंगल में लोग आदमी जाते हैं, जो पेड़ों के से छुप के खड़े होते हैं या पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं, तो वो उनसे भी नहीं डरते हैं।
कि बाघ उनसे भी निडरता है, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, वो शिकारी भी हो सकते हैं, वो शिकारी क्यों ना हो, शिकारी भी तो हो सकते हैं ना भाई, हाँ जी, वो शिकारी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वे किसी से नहीं डरते, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो शिकारी हो। तो इसीलिए कहा गया है कि दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, द मैन बीनीथ द ट्री, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे होते हैं। दे पेक, दे माने वे, पेक माने ये बच्चों, पेक मीन्स क्या होता है, पेक मीन्स होता है गति करना। जी हाँ बच्चों, पेक मीन्स होता है गति करना। क्या होता है, गति करना। यानी दे माने वे, पेक माने गति करते हैं। इन सिलिक, इन सिलिक का मतलब होता है आकर्षक ढंग से, इन सिलिक का मतलब होता है आकर्षक ढंग से। और सिबलिक मीन्स क्या होता है, सिबलरिक मीन्स क्या होता है, सिबलरिक मीन्स होता है बहादुरी पूर्ण। और कंस और सर्टेनिटी मीन्स क्या होता है, सर्टेनिटी मीन्स होता है निरंतरता। जी हाँ बच्चों, निरंतरता बोल दो या इसको लगातार बोल सकते हो। जी हाँ बच्चों, सर्टेनिटी मीन्स होता है निरंतरता। क्या बोलते हैं, निरंतरता बोल दो या लगातार भी कह सकते हैं। तो मैं बच्चों इसकी हिंदी क्या हुई, यानी दे माने वे, पेक माने गति करते हैं, इन सिलिक माने आकर्षक ढंग से, सिबलरिक मीन्स होता है बहादुरीपूर्ण, और सर्टेनिटी मीन्स होता है, सर्टेनिटी मीन्स होता है निरंतरता या लगातार। तो बोल सकते हैं वे लगातार बहादुरीपूर्ण आकर्षक ढंग से गति करते हैं। जी हाँ बच्चों, वे लगातार बहादुरीपूर्ण आकर्षक ढंग से गति करते हैं। क्यों, क्योंकि वे किसी से नहीं डरते हैं। बच्चों एक जो स्टेंजा आपका जो शेर के माध्यम से यानी बाघ के ऊपर दिया गया था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरा स्टेंजा। और दूसरा स्टेंजा जो दिया हुआ है वो एक महिला की स्थिति के बारे में, यानी आंट जेनिफर्स के बारे में ही दे दिया गया। जो अंकल थे उनके ऊपर कितना अत्याचार करते थे, कितना परेशान करते थे। जो आंटी थी वो उनके शादी के बंधन में किस प्रकार फंसी हुई थी, किस प्रकार बंधी हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टेंजा की। अब देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स फिंगर यानी कि आंट जेनिफर्स फिंगर यानी आंट जेनिफर्स की उंगलियां, फिंगर्स माने उंगलियां, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स होता है फड़फड़ा रही थी। फ्लटरिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना, फ्लट मीन्स होता है फड़फड़ाना, फ्लटरिंग माने फड़फड़ा रही थी। थ्रो हर बूल, उनके ही ऊन में, यानी कि आंट जेनिफर्स की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही थी। तो मैं बच्चों फड़फड़ा रही थी क्या मतलब, तो सुनो, यानी कि जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, यानी कि बाघ के चित्र बना रही थी, उसमें जो उनकी उंगलियां थी वो क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। तो मैं बच्चों आप तो जानते हैं, जो यानी किसी के जब पर्दे पे किसी के चित्र बनते हैं तो किससे बनते हैं, ऊन से बनते हैं ना। हाँ जी बच्चों, ऊन से बनते हैं। तो इसलिए जो इसलिए कहा गया हर ऊन, यानी कि आंट जेनिफर्स की उंगलियां उनके ऊन में क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। अब क्यों फड़फड़ा रही थी सुनिए। फाइंड माने पाती है, इवन माने यहां तक कि द आयोरी, बच्चों द आयोरी, आयोरी मीन्स होता है हाथी दांत की बनी हुई। जब बच्चों आयोरी मीन्स होता है हाथी दांत की बनी हुई। नीडल मीन्स सुई, नीडल में सुई, यानी पाती है। फाइंड इवन द आयोरी नीडल, यानी यहां तक की पाती है कि हाथी दांत की बनी हुई सुई हार्ड टू पुल, यानी खींचने में मुश्किल हो रही थी। जब आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो उसकी जो सुई थी वो हाथी दांत की बनी हुई थी। तो इसलिए कहा गया फाइंड इवन द आयोरी नीडल हार्ड टू पुल, यहां तक की, यानी कि फाइंड माने पाती है, इवन माने यहां तक कि हाथी दांत की बनी हुई सुई जो थी उनको खींचने में क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। अब मुश्किल क्यों हो रही थी, तो बच्चों जब सिंपल सुई आम आदमी खींचता है वो तक तो खींच नहीं पाता है, तो उसको तो मुश्किल हो रही होगी। अब क्यों हो रही होगी, कि ऐसा भी हो सकता है कि आंट जेनिफर्स बूढ़ी हो, एजेड हो, या ऐसा हो सकता है माइंड क्या हो, मेंटल हो, या माइंड से थोड़ा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, माइंडली परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, अब देखते हैं कैसा है, क्यों है ये, क्यों खींचने में मुश्किल हो रही थी, वो आगे देखिएगा। अब देखिएगा क्यों मुश्किल हो रही थी। हाथ से, हाथी दांत की बनी हुई सुई हाथ से खींचने में क्यों मुश्किल हो रही थी। अब क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है या एजेड है,
क्या बात है, क्यों नहीं खींच रही थी? तो चलिए आगे लाइन में देखिए। द मेसिव बेट, मेसिव माने होता है भारी भरकम, और बेट माने होता है भार, ऑफ अंकल्स यानी कि अंकल की वेडिंग बैंड्स यानी शादी के बंधन, यानी कि भारी भरकम भार अंकल की शादी के बंधन का, अंदर अंकल की शादी के बंधन का। सीट्स माने बैठा हुआ था, हैवली माने भारी पूर्ण, भारी रूप से। सीट्स माने बैठा हुआ था, हैवली माने भारी रूप से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स यानी कि आंट जेनिफर्स के हाथों के ऊपर। जी हाँ बच्चों, कि जो अंकल्स की शादी के बंधन का जो भारी भरकम भार था वो आंट जेनिफर्स के हाथों पर बैठा हुआ था, हाथों के ऊपर बैठा हुआ था। तो क्या मिलेगा? सीट्स माने बैठा हुआ था, हैवली मींस भारी रूप से, हैवली मींस भारी रूप से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड यानी कि आंट जेनिफर्स के हाथों के ऊपर। अब आप कहोगे कि सर जी शादी का भाव तो माइंड से होता है, दिल से होता है, दिल का रिश्ता दिल से होता है, शादी का रिश्ता दिल से होता है, तो उनके हाथों के ऊपर भार क्यों बना? क्योंकि मेरे बच्चों जो आंट जेनिफर्स थी वो यूएसए की रहने वाली थी, यानी कि अमेरिका की रहने वाली थी। जहां जो अमेरिका में जो शादी होती है वहां पर मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता मेरे बच्चों, वहां पर अंगूठी पहना के ही शादी होती है, वहां पर हाथ में रिंग पहना के शादी होती है। तो इसी वजह से मेरे बच्चों जो उनकी शादी का भार था वो उनके हाथों पर ही आ गया था। इसी बात को सोच के फील करके इसी बात को वो महसूस कर रही थी, और इसी बात की वो परेशानी में थी। वो महसूस कर रही थी इस बात को कि उनके जो शादी का भार था उनके सब किस पर था? हाथों के ऊपर था। इसी वजह से उनको जो हाथी दांत की बनी जो सुई थी उनको उसको खींचने में मुश्किल हो रही थी। जी हाँ बच्चों, मुश्किल हो रही थी। ये स्टेंजा आपको बहुत अच्छे से आ गया हो गया। एक एक शब्द की मैंने हिंदी बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे और देखते हैं क्या लिखा। देखिए ये तो थी। अब उसके बाद जब यानी कि जब आंट जो मर जाएंगी यानी उनकी डेथ हो जाएगी तो किस प्रकार वह बंधन को निभा पाएंगी। तो देखते हैं वो शादी के बाद भी, यानी मरने के बाद भी शादी का बंधन निभा रही है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या करते हैं कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड, हर माने उनका, टेरिफाइड मीन्स होता है भयांकित, टेरिफाइड मीन्स होता है भयांकित। भयांकित का मतलब होता है भय से अंकित यानी कि डरावना। कैसा? डरावना। हैंड्स मीन्स हाथ, विल लाई पड़े होंगे। तो हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयानक हाथ, उनके डरावने हाथ, विल लाई पड़े होंगे, स्टिल रिंग्ड, अभी भी अंगूठी पहने होंगे। यानी उनके हाथ, उनके भयानक हाथ है वो कैसे होंगे? वो अभी भी क्या पहने होंगे? अंगूठी पहने होंगे, रिंग पहने होंगे। यानी कि अभी भी वह शादी के बंधन से जुदा नहीं हुई, अभी भी वो शादी से बंधन से छुटकारा नहीं मिला उनको, अभी भी वह शादी का बंधन निभा रही है, क्योंकि अभी भी उनके हाथों में अंगूठी पड़ी है। उनके हाथ कैसे होंगे? उनके हाथों में रिंग पड़े होंगे। विथ ऑर्डिल्स, और दुख हो रहा होगा उन्हें। क्या हो रहा होगा? दुख हो रहा होगा। क्या दुख हो रहा होगा? इसको क्या लिखा? ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स माने दुख, वो कष्ट देना होता है, या मतलब कष्ट दे रहा होगा, कष्ट देना होता है, या परीक्षा लेना होता है बच्चों, और उनको कष्ट हो रहा होगा। यानी कि विथ ऑर्डिल्स, और उनको कष्ट हो रहा होगा, या फिर बोल सकते हो कष्ट हो रहा होगा, या वह अंगूठी जो थी उनकी परीक्षा ले रही होगी। क्या ले रही होगी? उनकी परीक्षा ले रही होगी कि वो अभी भी शादी के बंधन में बंधी हुई है। शी वाज मास्टर्ड बाय, शी माने वो है, बाज में थी, मास्टर्ड बाय का मतलब होता है गुलाम बनी हुई। जी बच्चों, वो अभी भी गुलाम बनी हुई थी मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यह है वो अभी भी गुलाम बनी हुई थी, यानी कि वह अभी भी शादी के बंधन को निभा रही थी। मरने के बाद भी वह शादी के बंधन को निभा रही थी, क्योंकि उनके हाथों में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी थी। अब देखिए जो आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी पर जो बाघ के चित्र बनाए थे, वो देखिए उसमें क्या है।
वो क्या कर रहे होंगे जब वो मर जाएंगे? तो देखिए उसमें क्या है, द टाइगर यानी कि बाघ इन द पैनल, यानी पैनल में, यानी कि बाघ पैनल में, दैट जो सी मेड उन्होंने बनाए थे, द टाइगर माने बाघ, इन द पैनल, पैनल में, दैट माने जो सी मेड उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन डांसिंग, उछल कूद कर रहे होंगे। जो बाघ उन्होंने पैनल में बनाए थे वो क्या कर रहे होंगे? उछल कूद कर रहे होंगे। प्राउड ऑन अनअफ्रेड, प्राउड माने गर्व के साथ, एंड माने और, अनअफ्रेड माने बिना डरे हुए, यानी कि जो उन्होंने पैनल में बाघ बनाए थे। अब आप कहोगे कि सर पैनल का क्या मतलब होता है? मैं बच्चों पैनल का मतलब होता है पर्दा या स्क्रीन, जहां बच्चों जिस पे बनाए जाते हैं उसको पैनल बोलते हैं, पर्दा या स्क्रीन। तो क्या है, यानी कि जो उन्होंने बाघ पैनल पे बनाए होंगे वो क्या कर रहे होंगे? वो गर्व के साथ और बिना डरे उछल कूद कर रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, उछल कूद कर रहे होंगे। ये आपका जो चैप्टर था वो था पोट्री का चैप्टर नंबर 6 एंड जेनिफर्स टाइगर में। बच्चों यदि आपको चैप्टर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ बच्चों, यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सिर्फ एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, आपकी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और मेरे बच्चों बस मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं लास्ट वीडियो में।